प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में पत्रिका गेट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया उद्घाटन। कहा, आत्मनिर्भर हो रहे भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूत उपस्थिति हो रही है दर्ज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में घोषणा की कि प्रदेश के 18 जनपदों के 204 ब्लॉकों में 1200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बाल पुष्टाहार पर किए जाएंगे खर्च। इन जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा इसका वितरण। श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि भगवान राम का मंदिर निर्माण का कार्यक्रम अगले 2 से 3 दिनों में होगा शुरू। मंदिर निर्माण के पहले चरण में 1200 पिलर बनाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी को किया गया रद्द। अब बाजारों में साप्ताहिक बंदी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप होगी। तहसील और थाना दिवस भी किए जाएंगे आयोजित। नमस्कार, मैं हूं पवन निगम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जिस तरह वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है और दुनिया में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वो प्रशंसनीय है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आज जब लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि हमारा मीडिया इस संकल्प को एक बड़े अभियान की शक्ल दे रहा है। साथियों, हमें अपने इस विजन को और व्यापक करने की जरूरत है। भारत के लोकल प्रोडक्ट्स तो ग्लोबल हो ही रहे हैं, लेकिन भारत की आवाज भी अब ज्यादा ग्लोबल हो रही है। दुनिया भारत को अब और ज्यादा ध्यान से सुनती है। आज लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बहुत मजबूत उपस्थिति है। मीडिया जगत की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनहित के लिए शुरू की गई सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर मीडिया ने आम जनता तक जानकारियां पहुंचाई हैं, उससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है। गरीबों को शौचालय देने वाला, अनेक बीमारियों से बचने वाला स्वच्छ भारत अभियान हो, माताओं बहनों को लकड़ी के धुएं से बचाने वाली उज्ज्वला गैस योजना हो, हर घर तक जल पहुंचाने के लिए चल रहा जल जीवन मिशन हो, सभी में मीडिया ने जागरूकता बढ़ाने का काम किया है, सकारात्मक काम किया है। महामारी के इस दौर में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान में भी भारतीय मीडिया ने जनता की अभूतपूर्व सेवा की है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इस मौके पर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आज नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे के अलावा कई शिक्षाविद भी शामिल हुए। मानव विकास और समाज के लिए उनके अधिकारों को जानने और साक्षरता की ओर मानव चेतना को बढ़ावा देने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। निरक्षरता की इस विश्वव्यापी समस्या पर विचार विमर्श के लिए सबसे पहले 8 सितंबर 1965 को शिक्षा मंत्रियों की विश्व कांग्रेस की बैठक तेहरान में आयोजित की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 1966 को अपने 14वें सत्र में यूनेस्को ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह शिक्षकों और बदलती शिक्षण पद्धति की नई भूमिका को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 संकट के दौरान और उसके बाद साक्षरता और शिक्षण व्यवस्था विषय पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता है और न ही ज्ञान से बड़ा कोई मित्र हो सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुधारों का अनुपालन करते हुए 100% साक्षरता प्राप्त करने की दिशा में काम करने का वादा करते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शिक्षा की अहमियत पर जोर दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि कोई आसपास निरक्षर हो तो उसे पढ़ना लिखना सिखाएं। आइए मिलकर साक्षर भारत का सपना साकार करें। सही कहा जाता है कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र व स्थान नहीं होता है। इसे साबित किया है फिरोजाबाद की जेल में बंदियों ने। फिरोजाबाद अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शिक्षा का हब बना रहे जिला कारागार में 99 बंदियों ने
निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनमें 77 पुरुष, 12 महिलाएं तथा 10 किशोर बंदी शामिल हैं। निबंध का विषय साक्षरता का महत्व रखा गया। प्रतियोगिता के लिए 3 ग्रुप बनाए गए, जिसमें पुरुष, महिलाएं एवं किशोर ग्रुप के 3-3 लोगों को पुरस्कार देने के लिए चिन्हित किया गया है। प्रत्येक ग्रुप में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पाने वालों को 21 तारीख के बाद पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। अब तक 2000 से अधिक बंदी शिक्षित हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जिला जेल फिरोजाबाद में एक साक्षरता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 77 पुरुष बंदियों ने, 12 महिला बंदियों ने और 10 किशोर बंदियों ने हिस्सा लिया। कुल 99 बंदियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सभी बंदियों को एक निबंध लिखने को दिया गया था, जिसका शीर्षक था साक्षरता का महत्व। आधे घंटे का समय दिया गया था। 10-10 वाक्य प्रतिबंधी को लिखना थे। और विशेष बात यह है कि इस प्रतियोगिता में वही सब बंदी बैठे थे जो जेल में आने से पहले निरक्षर थे। जेल में आने के बाद ही उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा है। प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बाल पुष्टाहार का वितरण होगा। पहले चरण में प्रदेश के 18 जनपदों में यह काम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा। आज लखनऊ के लोक भवन में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कंट्री डायरेक्टर के मध्य MOU साइन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अलीगढ़, औरैया, बांदा, बिजनौर, चंदौली, फिरोजाबाद, इटावा, गोरखपुर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मैनपुरी, मिर्जापुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर और उन्नाव को मिलाकर कुल 18 जनपद पहले चरण में लिए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद किया। जगह आप लोगों ने जगह खरीद ली है, जहाँ पे आप ये उद्योग लगाएंगे वो जगह आपको मिल गई है? जी सर, हमें बिल्डिंग किराए के लिए हुई है। इस कार्यक्रम से प्रदेश में 7,20,000 महिलाओं को सीधे रोजगार मिलेगा और गरीब वर्ग तक ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि कार्य शुरू करने से पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसे सरकार कराएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में समूह के द्वारा महिलाएं ज्यादा से ज्यादा सशक्त हो रही हैं। आज उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मध्य में एक MOU साइन हुआ है। यह सचमुच एक क्रांतिकारी कदम है और ऐतिहासिक क्षण भी है। यह हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मात्र 204 विकास खंडों में अभी ये कार्यक्रम हम चलाएंगे और एक वर्ष में 1200 करोड़ रुपए की एक बड़ी पूंजी इन लोगों के बीच में आएगी, जिसके माध्यम से पोषाहार का वितरण इनको ग्रामीण क्षेत्र के इन 204 विकास खंडों तक जरूरतमंद महिलाओं तक और बच्चों तक पहुंचाना है। यानी एक वर्ष में 1200 करोड़ और अब तक 25 वर्षों में मात्र 600 करोड़ रुपए ही इनको मिल पाया था। अनुमान कर सकते हैं कितना परिवर्तन होने जा रहा है। ये व्यापक क्रांतिकारी परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है और उस विजन को एक मिशन के रूप में लेकर के हम लोग व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं। अक्सर हम लोग बाल विकास और पुष्टाहार के कार्यक्रम में तमाम प्रकार की शिकायतें सुनते रहे हैं, लेकिन यह कार्यक्रम हम लोगों को, ये MOU इस बात का साबित करता है कि शासन की योजना को जरूरतमंदों तक पूरी पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए महिला स्वयंसेवी समूह की बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न महिला स्वयंसेवी समूहों के द्वारा रचनात्मक कार्य भी किया जा रहा है। कहीं लोग इत्र बना रहे हैं तो कहीं एलईडी बनाने के कार्य से जुड़े हुए हैं। अगर लोग चाहेंगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किए जाने वाले खाद्यान्न के साथ भी समूहों को जोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत हर विकास खंड में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनने हैं। ऐसे में इस कार्य के साथ जुड़कर भी हम इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगा। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि जमीन के अंदर बनने वाले 1200 पिलर में पहले पिलर का काम शुरू होना है। आर्किटेक्ट फर्म सोमपुरा ने इसको डिजाइन किया है। यह काम अपने समय पर पूरा होगा। इन 1200 पिलर का निर्माण 4 से 5 माह में कर लिया जाएगा। इसी पर मंदिर की भव्य इमारत बनाई जाएगी। IIT चेन्नई वेल्डिंग का काम कर रही है। सरकार चाहती है कि अयोध्या का विकास अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार हो। अयोध्या पुराना शहर है, इसलिए उसके विकास में कुछ चुनौतियां हैं। प्रदेश सरकार 3 माह में इस प्रोजेक्ट को बनाएगी कि अयोध्या का किस तरह विकास किया जाए। आज हम इस स्थिति में हैं कि अगले 2-3 दिन में ही हम पहला टेस्ट पाइल, वहां मशीनें लगी हुई हैं मौके पर, जो ये संकेत देते हैं कि यह सही है, इसमें स्ट्रेंथ में कमी है या किसी प्रकार की स्ट्रेंथनिंग, रिवैम्पिंग करनी है, तो ये करके वो फिर इस 1200 पाइल्स को तुरंत लगाना शुरू करेंगे। तो ये पाइल्स जो लगती हैं ये मशीनों से नीचे जाती हैं, तो मशीनें आई हुई हैं, वो जाएंगी। इस कार्य में ही जो 1200 पाइल्स, जो लगभग आप समझे पूरे मंदिर का एक तरीके से खाका बन जाएगा जमीन पर पाइल्स का, वह आने वाले 4 से 5 महीने में यह कार्य पूरा हो सकेगा। श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान से पत्थरों को यहां तक लाना और उनकी कार्विंग करना और उसके बाद उन्हें स्थापित करना है। उन्होंने कहा, अयोध्या हमारी राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता का प्रतिबिंब है। अयोध्या के कारण कई देशों से हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। अयोध्या के विकास के लिए और अयोध्या को एक अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान बन सके हमारी अस्मिता की, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पहचान बननी है उसमें पूरी तरीके से केंद्र सहायता करेगा। राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी राज्य सरकार से उम्मीद की जाएगी उसको पूर्ण किया जाएगा। अयोध्या राम जन्मभूमि की सुरक्षा को लेकर हर 3 महीने पर होने वाली राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक शहर के ताराजी रिजॉर्ट में संपन्न हो गई। बैठक में एडीजी सुरक्षा वीके सिंह और एडीजी जोन SN साबत ने अन्य अधिकारियों के साथ राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और चाक-चौबंद बनाने और श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर बदली हुई परिस्थितियों में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने को लेकर चर्चा की। एडीजी सुरक्षा वीके सिंह और एडीजी जोन SN साबत ने संयुक्त रूप से बताया कि राम जन्मभूमि की सुरक्षा को पहले से कहीं और बेहतर बनाने की योजना पर चर्चा की गई है। श्रद्धालुओं को रामलला का दर्शन हो और राम मंदिर का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। वर्तमान में मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर में विराजमान रामलला और निर्माणाधीन राम मंदिर दोनों की सुरक्षा को लेकर एक संयुक्त व्यवस्था बनाने की योजना तय की गई है। स्थायी समिति द्वारा जो उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसके बाद सुरक्षा मुख्यालय द्वारा उसको आगे भेजा जाता है, जो कि भारत सरकार तक भी जाता है, उससे अप्रूवल हो। आप जानते हैं ये स्थान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और रहेगा, यद्यपि कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है। जो हमारा परिसर है, परिसर में अभी एक मेकशिफ्ट टेम्पल है और आने वाले समय में पूरा मंदिर का निर्माण होना है। कैसे हम खूबसूरत एक स्कीम तैयार करें जिसके तहत दर्शन भी निर्बाध होता रहे और निर्माण कार्य भी खूबसूरत चलता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द कैंपस। इसी एजेंडे पे हमारी पूरी तैयारी हुई।
अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक रविवार को बाजारों की प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी के स्थान पर अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप रहेगी। सभी होटल एवं रेस्टोरेंट मानकों का पालन करते हुए खोले जाएं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व के विवादित मामलों के समाधान के लिए पूर्व की भांति तहसील दिवस का आयोजन किया जाए, साथ ही थाना दिवस की भी शुरुआत की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज टीम 11 के साथ अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान दिए हैं। लोगों को जागरूक करने एवं साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को तेजी लाने का भी निर्देश दिया। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये विशेष रूप से जागरूकता लाने के लिए निर्देश दिया है। उन्होंने ये कहा कि मेडिकल संक्रमण को भी बचा जाए, चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण से बचाया जाए। SGPGI और KGMU और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान कुल 1000 ICU बेड तैयार जरूर करें और इस ओर उनको तेजी से काम करने का निर्देश उन्होंने दिया। कंटेनमेंट जोन को और मजबूती से कार्य करने के लिए कि कंटेनमेंट जोन में कोई संक्रमण न फैले, इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक रविवार को बाजारों की प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी के स्थान पर अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप रहेगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल व रेस्टोरेंट का संचालन किया जाए। इस गतिविधि में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन भी किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां जहां भी भूमि विवाद संबंधित प्रकरण है, उनके समाधान के लिए तहसील दिवस और थाना दिवस को भी एक्टिवेट करने के लिए उनको क्रियान्वित करने का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निर्देश दिया है। ये ऑल्टरनेट वीक्स में होते हैं, तो तहसील दिवस के लिए राजस्व विभाग और थाना दिवस के लिए DGP साहब जो है आदेश जारी कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में तहसील और थाना दिवस आयोजित करके गांव के जो भूमि संबंधी विवाद हैं, गांव के जो अन्य संबंधी विवाद हैं, उनका समाधान किया जा सके। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,743 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 63,256 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 2,11,170 मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 4,047 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कल प्रदेश में 1,43,184 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 67,73,289 सैंपल की जांच की जा चुकी है। 6,743 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 63,256 है। जो व्यक्ति संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर 2,11,170 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 4,047 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,43,184 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 67,73,289 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पुलिस महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था ज्योति नारायण ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि जनपद देवरिया के थाना बनकटा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में अपराधी तार बाबू की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। उन्होंने बताया कि जनपद मऊ के थाना कोतवाली अपराधी सुरेश सिंह द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 68 लाख रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत जब्त की गई। इस अपराधी की अब तक इनकी लगभग 4,28,95,000 कीमत की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। जनपद देवरिया में एक गैंगस्टर तार बाबू के अवैध रूप से अर्जित संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत वहां की पुलिस ने जब्त की है। उस संपत्ति की कुल मूल्य
करीब 5 करोड़ रुपए है। ये गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की गई है। जनपद मऊ में भी ठीक इसी प्रकार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए वहां की कोतवाली पुलिस ने 68 लाख रुपए की कीमत की संपत्ति एक अपराधी की जब्त की है। अपराधी का नाम सुरेश सिंह है, जिनके द्वारा यह संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई थी, जिसे विवेचना में सिद्ध किया गया है। यह अपराधी सुरेश सिंह रजिस्टर्ड गैंग D34 सदस्य है और अब तक गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ 28 लाख 95 हजार रुपए की कीमत की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के चलते बहुत सी सार्वजनिक सुविधाएं सरकार ने बंद कर दी थी। इन्हीं में से एक रेलवे भी है, लेकिन धीरे धीरे सरकार कई जनपदों में ट्रेन सुविधाएं अब बहाल करती जा रही है। इसी के तहत बांदा रूट में भी रेलवे ने 5 माह बाद 2 ट्रेनों की शुरुआत कर दी है, जिससे यात्रियों में काफी खुशी है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि कुछ और ट्रेन बांदा रूट से चलाई जाएं। ये बुंदेलखंड क्षेत्र जो है पिछड़ा क्षेत्र है और रेलवे इसकी एकमात्र एक सहारा है लोगों के आने जाने के लिए। यहाँ कम से कम 3-4 गाड़ियाँ होनी चाहिए जी। प्रशासन से और शासन से दोनों से मेरी गुजारिश है कि जनता को इस रास्ते से 2 या 3 गाड़ियों और गुजारना चाहिए। रेलवे ने जो 2 ट्रेनें चलाई हैं, उनमें से एक ट्रेन चित्रकूट से बांदा होते हुए कानपुर तक और दूसरी कानपुर से बांदा होते हुए तक इलाहाबाद तक जाएगी। यात्रा के दौरान रेल में सफर करने वाले यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करना होगा। बांदा में एक जोड़ी इंटरसिटी चलाई गई है जो कानपुर से चलेगी। उसका नंबर 04110 है, चित्रकूट तक जाएगी, जिसका टाइम अपने यहाँ 14:10 और 14:15 है। और वापसी में चित्रकूट से 04109 के नाम से है, जिसका टाइम 15:55 आने का और 16 बजे छूटने का है कानपुर के लिए। लेकिन एक गाड़ी 04112 कानपुर से बाया इलाहाबाद चित्रकूट तक चलाई गई और वहाँ से 04111 जो है चित्रकूट से वापस इलाहाबाद होते हुए जो है कानपुर तक के लिए। ये उनकी सुविधा के लिए है, बाकी ये सभी पब्लिक के लिए है। जो भी रिजर्वेशन कराएगा वो इसमें जाएगा। जनरल टिकट इस पे अलाउ नहीं है, रिजर्व टिकट है। आपको अपनी सीट अलॉट कराना है। अपने मोबाइल ऐप पे भी हो सकता है, रिजर्वेशन काउंटर जहाँ जहाँ खुले हैं वहाँ से भी हो सकता है। गोंडा नगर कोतवाली के महाराजगंज के राजा मोहल्ले के एक पुराने कुएं में गिरे बछड़े को निकालने के लिए एक ही परिवार के 4 युवक कुएं में घुसे थे, जो जहरीली गैस के कारण बेहोश होकर कुएं में गिरकर डूब गए। एक अन्य युवक भी बेहोश होकर कुएं में गिर गया, जिससे 5 लोग डूब गए। मौके पर नगर कोतवाल अपर पुलिस अधीक्षक व दमकल की गाड़ी ने जहरीली गैस से बेहोश होकर कुएं में डूबे 5 युवकों को निकालकर अस्पताल भेजा, जहां सभी को मृत घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोंडा में कुएं में गिरे एक बछड़े को निकालने में कुएं की जहरीली गैस से लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने मृतकों के शोक संतृप्त परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। बाराबंकी जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरयू नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। बाढ़ का पानी तराई क्षेत्र के गांवों में कम होने के बाद अब ग्रामीणों को दूसरी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। जल स्तर घटने के साथ ही तटवर्ती गांवों में कटान होने का खतरा बढ़ गया है। तहसील रामनगर क्षेत्र के कोरिनपुरवा में तेजी से कटान हो रहा है। कोरिनपुरवा गांव के लगभग दर्जन भर लोगों के घर सरयू नदी में समा चुके हैं। जिला प्रशासन ने इन बाढ़ पीड़ितों में से कुछ लोगों को तटबंध पर तिरपाल तनवा कर ठहराया है, तो कुछ लोगों का ठिकाना गांव के बाहरी सुरक्षित स्थान पर बनवाया है। राम सनेही घाट और सिरौली गौसपुर तहसील के कई गांवों में पानी अभी भी भरा होने से अधिकांश लोग नाव से आ जा रहे हैं। वहीं बाढ़ का पानी निकलने के बाद कीचड़ गंदगी से संक्रामक रोग फैलने की संभावना बन गई है, जिसके चलते गांव में दवा के छिड़काव के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम बाढ़ पीड़ितों को दवाएं मुहैया करा रही है।
ग्रामीणों ने बताया कि जिला प्रशासन ने हम लोगों को बंधे पर सुरक्षित पहुंचाया है। यहां डॉक्टर तैनात हैं और हम लोगों को कोई बीमारी होने पर दवाएं मिल जाती हैं, साथ ही राहत सामग्री भी मिल रही है। कोविड-19 के दौरान एमएसएमई सेक्टर को संक्रमण काल से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन योजना की शुरुआत की है, जिसमें इकाइयों को 3 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें से अब तक उत्तर प्रदेश की इकाइयों के लिए 11,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट। पिछले कई दशकों के दौरान भारतीय लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यंत गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई ने न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत में भारी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में भी मदद की है। इससे ये पता चलता है कि इस क्षेत्र का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। कोविड-19 के समय में केंद्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को संक्रमण काल से उबारने के लिए आत्मनिर्भर योजना के तहत सहायता प्रदान की है। एमएसएमई सेक्टर में तरलता बनी रहे, इसके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 4.25 लाख एमएसएमई इकाइयों को लोन दिया गया है, जिसमें अब तक 11,000 करोड़ रुपए का फंड एमएसएमई इकाइयों को जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ा बड़ी प्रथम स्कीम है उसमें अनाउंस की गई वो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की थी, जिसमें 3 लाख करोड़ का 4.25 लाख इकाइयों को ये सुविधा दी गई। 20% जो उनका आउटस्टैंडिंग लोन था वो प्रदान किया गया और जो कि करीब 11,000 करोड़ है। राजीव कुमार बताते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में तरलता बनी रहे, इसके लिए जो धनराशि प्रदेश की इकाइयों को जारी की गई है उससे लगभग 90% इकाइयों ने सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें लगभग 51 लाख लोगों को रोजगार मिला है और 9 लाख छोटी बड़ी इकाइयों को इसका फायदा पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में पत्रिका गेट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया उद्घाटन। कहा, आत्मनिर्भर हो रहे भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूत उपस्थिति हो रही है दर्ज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में घोषणा की कि प्रदेश के 18 जनपदों के 204 ब्लॉकों में 1200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बाल पुष्टाहार पर किए जाएंगे खर्च। इन जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा इसका वितरण। श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि भगवान राम का मंदिर निर्माण का कार्यक्रम अगले 2 से 3 दिनों में होगा शुरू। मंदिर निर्माण के पहले चरण में 1200 पिलर बनाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी को किया गया रद्द। अब बाजारों में साप्ताहिक बंदी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप होगी। तहसील और थाना दिवस भी किए जाएंगे आयोजित।